नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थ, परिभाषा व स्वरूप। तो आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी के अर्थ की अगर बात करें तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाषा क्या है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। यानी भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। और संप्रेषण के लिए मुख्यतः दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी होती है? एक तो लिखित और दूसरा मौखिक। यानी हम अपने विचारों को दो प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, लिखकर और बोलकर। दो प्रकार से भाषा का प्रयोग हम करते हैं। अब अगर प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उसमें से पहला वर्ग कौन सा है? आनंद की अनुभूति के लिए। और दूसरा वर्ग क्या है? विशेष प्रयोजन के लिए। देखिए, आनंद की अनुभूति, जैसे जो साहित्य की रचना होती है, चाहे वो कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या गीत रचना है, वो किस लिए लिखे जाते हैं? आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। कवि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता है अपनी प्रसन्नता के लिए, पाठक उनको पढ़ता है अपनी प्रसन्नता के लिए। तो पहला वर्ग कौन सा है? आनंद की अनुभूति के लिए। और भाषा का दूसरा वर्ग क्या है? विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए। यानी इस रचना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निहित रहता है। अर्थ की अगर बात करें तो प्रयोजन मूलक जो शब्द है ये एक यौगिक शब्द है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, यानी योग से बना है। एक तो है प्रयोजन और दूसरा है मूलक। प्रयोजन का तात्पर्य होता है उद्देश्य और मूलक का तात्पर्य होता है आधारित, यानी उद्देश्य पर आधारित। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य क्या हुआ? किसी विशेष उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग, उसे क्या कहेंगे? प्रयोजन मूलक। हिंदी भाषा का प्रयोग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य किसी विशेष उद्देश्य के लिए हिंदी भाषा का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह आनंद मूलक हिंदी है। यानी प्रयोजन मूलक हिंदी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आनंद मूलक हिंदी। आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद व्यक्ति से जुड़ा होता है। कैसे? मान लीजिए कवि ने एक कविता की रचना की, ये ज़रूरी नहीं कि वो सबको अच्छी लगे। वो एक व्यक्ति विशेष तक सीमित उसकी इच्छा है कि वो उसे पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता, उसमें उसे आनंद आता है या नहीं। यानी आनंद व्यक्ति तक सीमित है। लेकिन जब प्रयोजन की बात आती है तो वो समाज के साथ जुड़ जाता है। यानी उसमें समाज को ध्यान में रखकर उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। आनंद स्वकेंद्रित होता है, यानी एक व्यक्ति तक केंद्रित रहता है, एक व्यक्ति तक निश्चित सीमाएं हैं आनंद की। और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है, यानी प्रयोजन का क्षेत्र व्यापक है जबकि आनंद का क्षेत्र मानव तक, व्यक्ति विशेष तक सीमित है। तो इस परिभाषा को देखकर हम निष्कर्ष लगा सकते हैं कि हिंदी भाषा का वह विशिष्ट स्वरूप, विशिष्ट यानी विशेष स्वरूप, जो मनुष्य के ज्ञान विज्ञान से संबंधित संदर्भों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। यानी ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को जो अभिव्यक्त करे या उस ज्ञान विज्ञान के विषयों को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से हम जिस हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं उसे प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप की। देखिए, सबसे पहले है प्रयोजनीयता। प्रयोजनीयता में क्या है कि जब भी हम इस हिंदी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर समाज की उन्नति या विकास के लिए विशेष हमें उद्देश्य को निर्धारित करना पड़ता है। यानी इसमें क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई एक इस हिंदी का प्रयोग करने के लिए, यानी प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए हमारे पास एक विशेष उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। यानी विशेष उद्देश्यों के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाए वहाँ पर क्या है, किसका स्वरूप है? ये प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप है। यानी ये हिंदी कैसी होती है कि इसमें एक विशेष उद्देश्य निहित रहता है। जैसे हम विज्ञान के क्षेत्र की बात करें, कंप्यूटर के क्षेत्र की बात करें, यानी कंप्यूटर के साथ साथ न्याय, विधि, शासन, जो व्यवसाय है, उद्योग है, संचार है,
उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो किसी क्षेत्र विशेष के उद्देश्य को पूर्ण ये करने वाली भाषा होती है, कौन सी होती है? प्रयोजन मूलक हिंदी। उसके बाद है एक रूपता। देखिए, जब हम इसका प्रयोग करें तो इसके शब्दों में एक रूपता होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जैसे साहित्य की भाषा जो है उसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कहीं पर जल का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर पानी शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो प्रयोजन मूलक हिंदी है इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग इतना अधिक संभव नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये वैज्ञानिक विषयों से जुड़ी हुई भाषा है, विज्ञान को आधार बनाकर इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का जो स्वरूप है वो एक रूपता लिए हुए होना चाहिए। इसमें जिस शब्दावली का हम प्रयोग करें वो अपने विशेष अर्थ के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हो, ताकि द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग इसमें ना हो पाए। तो यहाँ पर देखा कि प्रयोजन मूलक हिंदी में एक रूपता होना ज़रूरी है। जिन शब्दों का हम प्रयोग करें वो शब्द सुनिश्चित हो कि उसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए शब्द हों। वहाँ पर ना तो द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करना है और ना ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक शब्द किसी विशेष अर्थ के साथ जुड़ा रहता है, इसीलिए इसमें एक रूपता होना ज़रूरी है। तीसरा है मानक रूप। देखिए, मानक रूप यानी क्योंकि जो ये भाषा है इसका क्षेत्र विस्तृत है, तो विभिन्न क्षेत्रों में हम प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर मानक रूप को ही अपनाया जाना चाहिए। इसमें मानक रूप में क्या है कि इसमें जो निर्धारित परिभाषिक शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग इसमें होना आवश्यक है। जब हम इसके मानक रूप को अपनाएंगे, मानक क्या है? मान्यता प्राप्त रूप को हम क्योंकि निरंतर इस पर कार्य हो रहा है, जिस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए शब्द हैं उनको पहले मान्यता प्रदान की जाती है, उन शब्दों को सुनिश्चित किया जाता है कि ये शब्द इसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए रहेंगे। इसी बात को, या चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र से है, चाहे वो कला संकाय के क्षेत्र से है, चाहे वो विधि या उद्योग धंधों के क्षेत्र से है, तो वो उसके लिए मान्यता प्राप्त शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा करने से जो इस प्रयोजन मूलक हिंदी की स्पष्टता है वो बनी रहेगी और इसका हम निसंकोच प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है भाषिक भंगिमा। देखिए, भाषिक भंगिमा में क्या है कि भाषा को जो एक रूपता है वो बनी रहनी चाहिए। इसके जो स्वरूप में अगर परिवर्तन आएगा तो इससे जो विचार है या जो मुख्य उद्देश्य है वो खंडित हो जाएगा। तो हमें भाषिक भंगिमा का इसमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए भारत की जो भाषा है वो हिंदी है और हम किसी अंग्रेज़ी भाषी के साथ मिलकर अगर कोई शोध या अनुसंधान करते हैं तो दोनों में तालमेल होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ये भी हमें इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी में जो भाषिक भंगिमा है इसको भी पूर्णतः ध्यान में रखा जाए, क्योंकि ज्ञान विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो सामान्य हिंदी के शब्द हैं या सामान्य बातचीत के शब्द हैं उनका प्रयोग इसमें नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग ही इसमें किया जाना चाहिए, जिससे कि ये अपने अर्थ को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सके। तो आज हमने जाना कि प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा और उसके स्वरूप के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।